हेलो चैम्प्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर क्लासेस। आज से हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 10th मैथ्स, जिसमें चैप्टर 1 है रियल नंबर्स। सो चैप्टर वाइज सारे के सारे सॉल्यूशन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपके पास आते रहेंगे। अपने सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करवा लो और बेल आइकन पर क्लिक कर दो, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन whenever you get the new video or any update। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द वेरी फर्स्ट चैप्टर। दिस चैप्टर नेम इज द रियल नंबर्स। ठीक है जी, रियल नंबर्स में सबसे पहले हम देखेंगे दो थ्योरम्स, और दोनों थ्योरम्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से इसके सारे सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए। व्हाट इज द थ्योरम नंबर 1? 1.1 इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो वेरी इजी है। इसमें जस्ट आपको ये बताया गया है कि कंपोजिट नंबर, पहले चलो रीड करते हैं। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स ओकर। एज इट इज हमें ये लर्न करनी है और समझनी है कि ये क्या है। ठीक है, बेसिकली दिस इज व्हाट, कि जैसे कोई एक प्राइम, पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, प्राइम नंबर हमारे पास होते हैं जो जिसका फैक्टर सिर्फ क्या होता है, जिसके फैक्टर सिर्फ होते हैं, जैसे मैंने लिया 2, मैंने लिया 3, मैंने लिया 5, ये सब क्या है, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि जो इसके फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 1 और ये नंबर इटसेल्फ होता है, 1 एंड 2। इसमें जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 1 एंड 3, इसमें जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 1 एंड 5। तो इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर के पास कितने होते हैं? ओनली 2 फैक्टर्स, और वो 2 फैक्टर्स भी कौन कौन से? 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, ओनली 2 फैक्टर्स। जब आप छोटी क्लासेस में होते हो तो आप इस तरह से भी याद करते हो कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो किसी अदर टेबल में ना आए, वो खुद के टेबल में आते हैं, है ना? करेक्ट। सो 1 एंड नंबर इटसेल्फ। आई थिंक इट इज क्लियर ऑन स्क्रीन। उसके बाद हम बात करेंगे कॉम्पोजिट की। अच्छा, जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तब आपको यही बताना है कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तब भी आपको यही आंसर करना है, 2। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर? ये आप आंसर करो। जो स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर को आप कमेंट करके बताओ। उसके बाद हम कंपोजिट नंबर शुरू करते हैं। देखो जी, कंपोजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 4 से। 4 के बाद आता है 6, 6 के बाद आता है 8, 9 और एज सो ऑन। ठीक है, अब देखो 4 के फैक्टर्स क्या क्या है। 4 के फैक्टर्स है 1, 2 एंड 4। अब जब भी आपके पास मोर देन 2 फैक्टर्स आ जाएं, मोर देन 2 फैक्टर्स, अब उन 2 फैक्टर्स में 1 एंड नंबर इटसेल्फ के अलावा कोई नंबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 आया, दिस 2 इज द अनदर फैक्टर। तो जैसे ही आपके पास अदर फैक्टर आता है नंबर इटसेल्फ और 1 के अलावा, तो दैट नंबर इज कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये तो हुआ कि व्हाट इज प्राइम एंड व्हाट इज कॉम्पोजिट। जैसे अब मैं आपके पास 6 के बताता हूँ। 6 के 1, 2, 3, 6, यहाँ पे हमारे पास कितने फैक्टर्स मिल रहे हैं? 4 फैक्टर्स मिल रहे हैं। और अगर 2 से ज्यादा फैक्टर मिलते हैं तो वो कॉम्पोजिट नंबर होती है। पूछा जाए अगर व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, तब आपको आंसर करना है स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4। ठीक है, चलिए। दिस एक बार दोबारा से रीड करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वेरी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। That every composite number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique। बस that's it, apart from other। यहां तक यूनिक तक भी कर लोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स होकर। चलो, तो ये लिखा हुआ है कि जो इसके फैक्टर्स हैं वो एक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, और ये जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, मींस डिफरेंट होता है। ठीक है, सभी कंपोजिट नंबर्स का डिसफैक्टराइजेशन इज डिफरेंट, डिसफैक्टराइजेशन इज यूनिक। चलो नेक्स्ट एक बार देख लो। लेट पी बी अ प्राइम नंबर, ये सेकंड थ्योरम है। इफ p divides a square then p divides a where a is a positive integer। मैं आपको पहले से सिंपलीफाई करके थोड़ा सा समझाता हूं कि जैसे आपके पास कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे मैंने लिया a इज इक्वल्स टू 9 ले लिया। ठीक है,
पॉजिटिव है, लेट सपोज। तो 9 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, दैट इज 81। और p भी अ प्राइम नंबर, फॉर एग्जांपल मैंने एक प्राइम नंबर ले लिया, लेट p बी अ प्राइम नंबर, लेट p इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, जस्ट फॉर एक एग्जांपल के लिए, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, दैट मीन्स 81 डिविजिबल बाय 3। करेक्ट है, डिविजिबल, यस। सो अब इसका रिजल्ट क्या है, द रिजल्ट इज देन p डिवाइड्स a ऑल्सो, देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। a की वैल्यू कितनी थी, 9, so 2। ठीक है, इस तरह से मैंने, आप एक तरह से वेरिफिकेशन समझ लो या समझाने के लिए, कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर, किसी एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर एक प्राइम नंबर से डिविजिबल है, उस पॉजिटिव इंटीजर, वो इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ, दैट पॉजिटिव इंटीजर आल्सो विल बी डिविजिबल बाय दैट सेम प्राइम नंबर। सिंप्लीफाई करके बताया कि जैसे कोई एक नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी हमने लिया, अगर उसका स्क्वायर डिविजिबल है तो वो नंबर खुद भी डिविजिबल होगी उस सेम प्राइम नंबर से। आई थिंक इट इज क्लियर। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट बताता हूं। सबसे पहले 140 है, तो या तो आपको 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालने आते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन आपने बहुत पहले बचपन में ऐसे किया था, जैसे आप एलसीएम मेथड में ऐसे यूज करते थे ना, तो हम यही कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर मैं धीरे धीरे इसे एडवांस की साइड लेके चलूंगा ताकि आप डायरेक्ट करना सीखें। अभी तो मैंने 2 से स्टार्ट किया, क्योंकि नंबर क्या था, एक इवन नंबर था, लास्ट में आपको 0 दिखा। अगर लास्ट में भी आपको, मतलब यूनिट डिजिट पे आपको क्या इवन नंबर विजिबल हो, देन यू हैव टू स्टार्ट विद द इवन नंबर। अगेन 70 भी इवन है तो हम 2 से ही कर रहे हैं, 2 से करेंगे 35 आएगा। देन 35 आने के बाद जब हमने लास्ट में डिजिट पे चेक किया, यूनिट यूनिट डिजिट पे देखा 5 है, तो यूनिट डिजिट पे 5 होने के बाद ये 5 से ही डिविजिबल होगा। सो वी विल गो विद द 5 7 जा 35 एंड नाउ 7 1 जा 7। सो 140 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं, हमें उसे आंसर में लिखना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, दिस इज द आंसर। अब हमने इसे एक्सप्रेस कर दिया एज द प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ 156, क्योंकि इजी है। ठीक है, और ये बाकी 2-3 पार्ट में से ये वाला भी आप लोग ट्राई करना, ये वाले मैं करा देता हूँ क्योंकि थोड़े से नंबर बड़े हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स आप करके देखना, मैंने इजी इजी वाले आपको होमवर्क में दिए हैं। जैसे मैं इसका सेकंड पार्ट आ रहा हूँ करके करने के लिए, यहाँ पे सेकंड पार्ट शो कर रहे हैं, द नंबर इज 5005। देखो आपने नंबर चेक कर लिया कि नंबर इज नॉट इवन, क्यों, क्योंकि लास्ट यूनिट डिजिट पे आपके पास 5 है। ठीक है ना, अगर ऐसा है तो आप इसे 3 से ट्राई कर सकते हो, लेकिन 3 से भी ये तब होगा जब इसका यूनिट डिजिट, यूनिट का सम है ना, डिजिट सम, जब डिजिट सम मीन्स इन सबको ऐड करके 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5, इन सबको ऐड करके भी 3 से डिविजिबल हो, जो कि नहीं है। 5 प्लस 5 बिकम्स 10, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। सिमिलरली ये 9 से भी डिविजिबल नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट ये 4 से भी डिविजिबल नहीं है। तो दिस विल बी डिविजिबल बाय 5, क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट पे 5 है। लेट्स कंटिन्यू, 5 से जब हमने डिवाइड करा 1001। ठीक है, अब ये नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 1001। ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, इस नंबर पे 1001 पे। ठीक है, हम पहले इस नंबर को ट्राई कर रहे हैं। जैसे 2 से तो डिविजिबल होगा ही नहीं क्योंकि ये इवन नहीं है। ठीक है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका डिजिट सम 3 से नहीं हो रहा। ऑलराइट, 5 से ये नहीं है, 4 से ये नहीं है, 8 से नहीं है, 7 से एक बार ट्राई कर सकते हैं, 7 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, 1001 को 7 से चेक कर लो कि क्या ये डिविजिबल है या नहीं। पहले मैं इसे ऐसे ही करके देख रहा हूँ, 1001 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7, कितना आया, कितना रह जाएगा हमारे पास, 330, और 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 21। तो यस, इट इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, इसे कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे 7 से। 7 से हमारे पास मिला ये 143। अब 143 नन अदर देन ये 11 से डिविजिबल है, क्योंकि मुझे पता है 143 इज द प्रोडक्ट ऑफ 11 एंड 13। 11 की ट्रिक मैंने बताई थी कि किसी नंबर को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करते हो और अगर वो 2 डिजिट है, मतलब जैसे 13 है ना, 2 डिजिट है,
तो आप 1 और 3 को ऐसे लिखो और 1 + 3 4 बीच में लिख दो। ये तो हो गई ट्रिक ऑफ 11 मल्टीप्लीकेशन की। तो इसीलिए मुझे फटाफट से नजर आया कि बीच में ना 4 था, यहाँ पे यहाँ पे बीच में 4 था और 1 + 3, तो मुझे समझ में आ गया कि ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है। सो और वैसे भी आप डिवाइड करके चेक कर सकते थे। 11 1 11, 11 3 33 और 13, ये जो नंबर ही प्राइम है तो 13 1 33, 13 1 13। ठीक है, चलिए, दैट्स इट। तो हमें बस इसका आंसर लिखना है 5005 का। सो दैट आंसर विल बी 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। इस तरह से हमें इसे शो करना है एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, परफेक्ट। चलिए, लास्ट पार्ट इसका 7429, फिफ्थ पार्ट। लो जी, 7429 को हम कंटिन्यू करते हैं। 7429 नंबर हमने देख लिया, नंबर इज नॉट इवन क्योंकि लास्ट डिजिट पे क्या है, लास्ट डिजिट पे है कितना, 9। तो क्योंकि इसलिए 9 होने की वजह से ये इवन नंबर नहीं है। जस्ट गिव मी अ मिनट। सो इज इट डिविजिबल बाय 3? 3 का हमें पता चलेगा जब हम इसका डिजिट सम कर लेंगे। जैसे 7 + 4 किया 11, 11 + 2 किया 13, 13 + 9 किया 22। तो 22 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो इट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। दैट्स इट। चलिए, सो अगर ये 3 से भी नहीं है, 5 से तो होगा ही नहीं, क्योंकि 5 का जो टेबल होता है, 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, उसमें लास्ट डिजिट पे 0 या 5 आना चाहिए। अगर यूनिट डिजिट पे 0 या 5 है तभी वो 5 से डिविजिबल होता है। तो ये किससे डिविजिबल है? क्या ये 9 से डिविजिबल है? 9 का भी सेम रूल है, तो 9 से भी डिविजिबल नहीं है। तो 9 से नहीं है तो 11 से चेक कर सकते हैं। 11 का रूल डू यू नो? 11 का होता है डिविजिबिलिटी रूल दिस, कि आपको 9 + 4 13 और 7 + 2 9, तो 13 - 9 इज कमिंग 4, तो इट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय दिस। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू, ये तो 11 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है, तो फिर हम 13 ट्राई कर सकते हैं। 13 से है या नहीं? 13 5 जा 65, 7 4 2 9 13 92, 13 7 जा 91 एंड इट इज कमिंग 19, so it is not divisible by 13 also। तो अगर ये 13 से भी नहीं है फिर किससे है? तो हमें चेक करना पड़ेगा। देखो, मैं डायरेक्टली इतने दूर दूर के नंबर्स क्यों चेक कर रहा हूँ, एक ना पैटर्न है, मैं आपको पहले वही समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको ट्राई करना है 2 से, 3 से, 4 से, फिर आपको ट्राई करना है 5, फिर आपको ट्राई करना है 7, क्योंकि जब 3 से नहीं होगा तो 9 से भी नहीं होगा, अगर 4 से नहीं होगा तो 8 से भी नहीं होगा, है ना। जब 2 से नहीं है तो 4 से भी नहीं है ऑब्वियसली। तो ये 8 9 छोड़ सकते हो आप। 10 से तो होगा ही नहीं, क्योंकि 10 के लिए क्या होता है, लास्ट डिजिट पे 0 होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आता है 11 13 17 19, ये नंबर से ट्राई करो। इनसे नहीं हो रहा, देन यू कैन गो विद द 21, यू कैन गो विद द 23, है ना, 27 29, ये सब नंबर्स के साथ आप जा सकते हो। ऑलराइट, तो ये एक सिंपल सा पैटर्न है, आपको समझना है कि आपको पहले सिंपल 2 3 4 5 से चेक करना है, फिर उसके आगे जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उनसे चेक करना है। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं इसे 13 के बाद 17 से। तो क्या ये 17 से डिविजिबल है? 7 4 2 9, 17 4 जा 68, सो इट विल बी 62 और 51, एंड अगेन इट इज लेफ्ट दिस, तो 17 7 जा 17 से डिविजिबल है, और 17 से डिविजिबल होके हमारे पास मिल रहा है 437। ठीक है जी, ऑलराइट, आगे चलते हैं। 437 किससे डिविजिबल है अब आगे? सो दिस 4 + 3 7, 7 + 7 14, 14 3 के टेबल में नहीं आता, तो 3 से डिविजिबल नहीं है। सबसे पहले हमने 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक किया, कैसे? हमने इन सब डिजिट्स को ऐड करके
3 से डिवाइड करके देखा, पहले ऐड करके आया 4 प्लस 3 प्लस 7 कमिंग 14 एंड 14 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. So now we should check by 7 of course, क्योंकि 4 और 5 से तो होगा ही नहीं. क्लियरली विजिबल है. क्लियरली विजिबल मीन्स लास्ट डिजिट पे और डिजिट है इसलिए 4 से नहीं है, और लास्ट डिजिट पे 0 या 5 नहीं है इसलिए 5 से भी डिविजिबल नहीं है. 7 से है क्या? 7 से भी नहीं है, क्योंकि 7 6 जा जाएगा 42, और 17 डिविजिबल नहीं होगा 17 से. 17 तो नहीं आता ना 7 के टेबल में, तो 7 से भी नहीं है. तो फिर ये किससे है? क्या ये 11 से डिविजिबल है? 11 से हम जाएंगे, 11 3 जा 33, तो 107 बचेगा, 11 से भी नहीं है. तो क्या 13 से डिविजिबल है? 13 से हम चेक कर सकते हैं, 13 3 जा 39, और 47 बचेगा, तो 13 से भी नहीं है. देन अगेन वी शुड चेक इट बाय 17. तो क्या ये 17 से है? 17 2 जा 34, 97 बचेगा. हम तो 17 के टेबल में तो 97 नहीं आता, 17 से भी नहीं है. तो क्या ये 19 से डिविजिबल है? 437, 437 19 से डिविजिबल है. 19 2 जा 38, तो यस दिस इज डिविजिबल बाय 19. इस तरह से आपको एक एक नंबर से चेक करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा. सो इट इज डिविजिबल बाय 19 एंड यू आर गेटिंग 23. So now 23 is already a prime number, so it will be only divisible by 23 only. इन सब के लिए आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की नॉलेज होना, जो कि मैंने सबसे शुरू में वही बताई है. सो व्हाट इज द आंसर कमिंग? द आंसर कमिंग इज दिस: 17 multiply 19 multiply 23. And with this we have done the first question over. Now we are starting the question number 2. Find the LCM and HCF. अच्छा, जो मैंने सेकंड और थर्ड पार्ट छोड़ा है इसमें आपके लिए होमवर्क, उसके आंसर आप जल्दी से कमेंट में बताओ. इसका आंसर क्या आया है, इसका आंसर क्या आया है. ठीक है, इजी है, रफ पे ट्राई करो. और जब तक आप रफ पे ट्राई नहीं करोगे तो आपसे क्वेश्चन ये नहीं होने वाले, तो आपको जरूर ही ट्राई करना है. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. हमें 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है. जो हमारे सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड है वो तो हम यूज करेंगे ही, साथ साथ में थोड़े से आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आपको कैसे एलसीएम और एचसीएफ जल्दी फाइंड कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. ठीक है, एंड हाउ यू कैन गेस द आंसर ऑल्सो. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. पहले वेरिफिकेशन के लिए ना एक फॉर्मूला होता है, दैट प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ठीक है, इसे भी हमें वेरीफाई करना. चलो हम देखते हैं पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाल के. पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26. तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26 तो इजी है, क्योंकि हमें पता है 2 से डिविजिबल होगा तो 13 2 हो जाएगा. और 91 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा? 91 का आएगा, क्या ये डिविजिबल है? ये है 13 7 जा 91, तो 7 से डिविजिबल है. ठीक है, सो जब आप निकालेंगे, या तो आप इसे ऐसे करके भी निकाल सकते थे 91, क्योंकि मुझे तो टेबल में समझ में आ गया 13 7 का, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया. ये काम आप कर सकते थे, इट इज योर चॉइस. ठीक है जी. उप्स, हाँ जी. सो हाँ, व्हाट यू हैव टू डू टू फाइंड द एचसीएफ. एचसीएफ इज जो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ इज कमिंग 13. और एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा कि जो दोनों में कॉमन था 13, और उसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है. रिमेनिंग पार्ट क्या क्या है? रिमेनिंग पार्ट दिस 2 है, और रिमेनिंग पार्ट दिस 7 है. क्योंकि ये तो कॉमन नहीं आ रहा था. कॉमन वाला एक बार लेना है, दो बार मत ले लेना एलसीएम में, ये ध्यान रखना. ठीक है, दिस इज कॉमन सिली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं कि आप कॉमन वाला दो बार नहीं लेंगे, ध्यान रखना. मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 7, तो यू विल गेट द एलसीएम ऑल्सो. एंड आई थिंक आई विल गेट 7 2 जा 14, 14 इंटू 13 करेंगे तो 196. 196 में से हमें 14 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 196 में से 14 जाके 182 आएगा आई थिंक. 642, हाँ 182 आएगा. करेक्ट. तो यू हैव टू लर्न दिस कि मैंने कैसे मल्टीप्लीकेशन की. मैंने की 7 2 जा 14 करा, और 14 का स्क्वायर कर लिया, क्योंकि यहाँ पे ना 14 इंटू 14 नहीं है, लेकिन 14 इंटू 13 है. तो मैंने 14 का स्क्वायर 196 में से 14 माइनस करके आंसर लिख दिया. सो 14 इंटू 13 हमें मिल गया. अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना. वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन क्या होता है कि हमारे पास में एक फॉर्मूला है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ. प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, इज इक्वल्स टू
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब एलसीएम और एचसीएफ तो हमारे पास आया है 13 एंड 182 और नंबर्स हमारे पास थे 26 इंटू 91। ठीक है। और अगर मैं ये करूंगा 13 इंटू 182 तो कितना आएगा? ठीक है। जस्ट लेट मी चेक, क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करने बैठूंगा तो इट विल वेस्ट द टाइम ओनली। सो मैं कैलकुलेटर वगैरह यूज कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन करनी है, दैट इज इजी। कि हमें कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि हमें मल्टीप्लिकेशन करना ना आता हो, है ना। तो 13 इंटू 182 जब हम करेंगे हमें मिलेगा 2366। और इधर 26 इंटू 91 जब हम करेंगे वी विल गेट द सेम 2366। So this is verified. Hence, verified. तो इसके तीन पार्ट हैं। हमने फर्स्ट पार्ट फिनिश किया है जिसमें हमने एलसीएम एचसीएफ फाइंड करा है और फिर उसका वेरिफिकेशन किया है। सिमिलरली सेम क्वेश्चन सेकंड पार्ट, सेम क्वेश्चन थर्ड पार्ट। सो कुछ डिफरेंट नहीं था, है ना। आपको इस तरह से निकालना है। आपको अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया है तो ये दोनों पार्ट आप लोग कर सकते हैं वेरी इजीली। नथिंग इज कि आपको बहुत ज्यादा इसमें वो देखना पड़ेगा। और मुझे भी इसमें कुछ स्पेशल नहीं लग रहा दोनों पार्ट्स में। सेकंड पार्ट तो बहुत इजी है और थर्ड पार्ट में भी कुछ ऐसा हार्ड मुझे नहीं लग रहा, तो जो कि मुझे बताना पड़े, तो इसलिए मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ये होमवर्क खुद से ट्राई करने के लिए, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ठीक है। और आप लोग ट्राई करो रफ पे और मुझे कमेंट डाउन में आंसर करके बताओ कि क्या आंसर्स आ रहे हैं। मैं इसलिए भी सेकंड और थर्ड पार्ट नहीं करवा रहा कि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चन बता दिया और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार जरूर प्रैक्टिस करके देखो। अब हमें इसमें एलसीएम और एचसीएफ बताना है अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो सिंपल है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। 12 का जब हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, सो मिलेगा 12 का 4 3 जा होता है ना 12, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 मिलेगा। 4 3 जा 12। और जब हम 15 का करेंगे, 15 का होता है 3 5 जा 15। और जब हम करेंगे 21 का, 21 का होता है 3 7 जा 21। ठीक है जी। बताओ एनी प्रॉब्लम इन दिस? इतना तो हमें पता है। चलिए अब हम देखते हैं इसका एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले जब हम एचसीएफ देखेंगे तो हमें एचसीएफ में चेक करना है कि क्या चीज कॉमन है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ की फुल फॉर्म, तो कॉमन हमारे पास आ रहा है 3, तो दिस इज कमिंग इन द एचसीएफ आंसर। और जब हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम में ध्यान देना आप लोगों को कैसे करना है एलसीएम में। एलसीएम में पहले आप सबसे पहले लिखेंगे कि जो नंबर कॉमन है पहले तो वो लिख लो। फिर उसके बाद ऐसा नंबर चेक करो जो तीनों में से दो में हो। अगर ऐसा नंबर है तो लिख दो और ऐसा नंबर नहीं है तो उसकी जगह कुछ मत लिखो। उसके बाद चेक करो कि जो मतलब कॉमन है ही नहीं या सब में अलग अलग पार्ट्स आ रहे हैं, जैसे इसमें 2 की पावर 2 वो यहाँ नहीं है, वो लिख दो। ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे 5 है, ये भी कहीं नहीं है, ना इस वाले में ना इस वाले में ना इस वाले में। ठीक है। तो 5 आ गया। फिर 7 लिख दो। तो देखते ही देखते सारा कुछ हमने एलसीएम में एडेप्ट कर लिया और कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा, तो रिपीट भी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए जी इसका बताओ। 12 15 और 21 का एलसीएम कितना आया है? सो वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड वी विल गेट द नंबर 420। नथिंग इज हार्ड इन दिस, आप लोग आराम से इस तरह से कर सकते हो। ठीक है। ये वाला पार्ट मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, बट इसका सेकंड पार्ट जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है तो मैं बता रहा हूँ। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट इज 17। तो 17 इज व्हाट? 17 इज अ प्राइम नंबर। तो उसके जो फैक्टर्स आएंगे वो 1 और 17 ही आएंगे। सिमिलरली 23, 23 में भी आपको दोनों प्राइम नंबर्स मिले हैं, तो आपको जो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है वो ये लिखना है। और सेम विद द 29। सो बोथ विल दिस सेम। अब आपको क्या क्या लिखना है? अब आपको लिखना है एचसीएफ। अब एचसीएफ में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ विल बी 1। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, और अगर हम उनका एचसीएफ निकालते हैं तो प्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 होता है। ओके। नाउ एलसीएम अगर हम फाइंड करेंगे इसका, एलसीएम कितना आएगा? अब आपको ये भी पता होना चाहिए, ध्यान दो इस बात को मैं क्या कह रहा हूं। एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो अगर आपके पास ये दो तीन अलग अलग प्राइम नंबर्स है और आपको इनका एलसीएम बताना है तो आप इनका प्रोडक्ट कर दो, वही इनका एलसीएम होगा। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 17, 23 और 29? और वैसे भी इन सब में कुछ भी कॉमन नहीं था, तो अगर हम ये वाला मेथड भी लगाएं जैसे मैंने आपको समझाया कि एचसीएफ ले लो फिर बचे हुए नंबर्स ले लो, तो सेम चीज है।
और इनकी मल्टीप्लीकेशन करके आंसर आएगा 11339। दैट विल बी योर आंसर 11339। चलिए, अगर आपको समझ में आया है जल्दी से कमेंट करके मुझे इसका थर्ड पार्ट का आंसर करो। इसके बाद हम आ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पे आपको इसका एचसीएफ दिया हुआ है और आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो सेम मेथड हम यूज करेंगे कि जो हमारे पास एलसीएम इंटू एचसीएफ होता था, अभी हमने लास्ट उसमें यूज किया है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम तो हमें फाइंड करना है, तो एलसीएम तो मैं ऐसे ही ले रहा हूँ एज इट इज, और एचसीएफ की वैल्यू लिख रहा हूँ 9, क्योंकि एचसीएफ इज गिवन 9 हियर। और जो नंबर्स है वो देखो क्या है, 306 है और 657, राइट। ठीक है, एलसीएम हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 9 को इधर से डिवाइड में भेज देंगे, क्योंकि ये जो 9 है इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। सो चेक करो, आपको मल्टीप्लाई करनी नहीं है, क्योंकि अब आपको देखना है कि क्या ये डिविजिबल है, क्या ये कट कर सकता है 9। मल्टीप्लाई करके यू आर वेस्टिंग योर टाइम, सो डोंट डू दिस। डायरेक्टली कटिंग हो सकती है, यहाँ से ये 306 को काट सकता है। 9 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 9 3 जा 27 और 3 बचेगा 36, 9 4 जा 36। सो आपके पास 34 इंटू 657 इसका प्रोडक्ट आएगा एलसीएम में। लेट्स चेक द आंसर। 34 इंटू 657, ठीक है। सो द आंसर इज कमिंग 22338। 22338। मैं मल्टीप्लिकेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए आपको करेक्टली आंसर डायरेक्टली बता रहा हूँ कि ये आंसर आपका आएगा मल्टीप्लाई करके। यू कैन चेक इट, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। चलिए, एक वीडियो देखो ये वाली और फिर हम स्टार्ट करेंगे, एंड फॉलो व्हाट ही इज सेइंग। ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट से लाइक शेयर कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी जल्दी से वीडियो को भेज दो, सो दैट दे कैन ऑल्सो सी दिस। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पहले से क्वेश्चन को पढ़ के समझना है कि क्या क्वेश्चन वो है, फिर उसका सोल्यूशन देखेंगे कि हम कैसे चेक कर सकते हैं। चेक वेदर 6 is to power n can end with the digit 0 for any natural number n। किसी भी नंबर के एंड में 0 कब आता है, आप इस चीज के बारे में सोचो। मैंने क्या बोला, किसी भी नंबर के एंड में 0 कब मिलता है, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं ताकि उसके एंड में 0 आ रहा है। 0 जो बनता है दैट कम्स फ्रॉम, देखो जब भी कोई नंबर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 20 लिया, तो अगर मैं 20 के प्राइम फैक्टर्स देख रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन देख रहा हूँ, दैट विल बी 2 × 2 × 5, ठीक है। लेट सपोज, तो जो मेन कंपोजिशन है 0 बनाने के लिए दैट इज ऑफ 2 and 5, ठीक है, क्लियर। और अगर 6 की पावर n में आप n कोई भी नेचुरल नंबर रख रहे हो, जैसे 6 की पावर n में आपने n की पावर 1 रखा, n इज इक्वल टू 2 रखा, 3 रखा, तो क्या कभी भी इस जो भी नंबर आता है, मान लो 6 की पावर आपने 3 ले ली, तो 6 × 6 × 6 किया, तो क्या ये कभी भी एंड होगा डिजिट 0 के साथ, जो इसका आप प्रोडक्ट फाइंड करोगे। मान लो 6 की पावर 4 ली, तो 6 × 6 × 6 आपने 4 बार किया, तो क्या वो जो हमें नंबर मिला आफ्टर डूइंग कैलकुलेशन, आफ्टर डूइंग मल्टीप्लीकेशन, तो क्या उसके एंड में 0 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप 6 के ही पावर की मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 6 में तो सिर्फ क्या होता है, 6 में होता है 2 and 3, तो 2 and 3 से 0 नहीं बनता, 2 and 3 से डिजिट 0 नहीं बनेगी, किससे बनेगी? 5 से बनेगी। तो आपका दिमाग में ये तो क्लियर हो गया कि इसके एंड में 0 नहीं आएगा। नाउ आपको लिखना कैसे है, क्वेश्चन समझने के बाद आपको एक्सप्लेन कैसे करना है। लुक एट द सोल्यूशन। यू हैव टू राइट दैट
कि अगर कोई नंबर जिसके एंड में 0 आता है दैट शुड बी डिविजिबल बाय 5। एज वी नो दैट कि जो 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है उसके लास्ट में 0 या 5 होता है, ठीक है। और प्राइम फैक्टराइजेशन जो भी आपके पास दिया हुआ है, जैसे 6 की पावर n है तो आपको ये मेंशन कर देना है 2 इंटू 3। देयरफॉर जो 6 की पावर n में प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 5 नहीं आ रहा, it does not contain 5, prime number 5. So it is clear that any natural number n, 6 की power n is not divisible by 5 and it cannot end with the digit 0 for any natural number n. For example, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो एक्स्ट्रा, you can show that 6 की पावर 1 लेके 6, 6 की पावर 2 लेके 6 इंटू 6 36, 6 की पावर 3 लेके 6 इंटू 6 इंटू 6 216, it cannot, and so on, it cannot end with digit 0 आंसर। ऐसे आपको इसका एक्सप्लेनेशन कर देगा, ठीक है जी। अब हमारे लास्ट एक दो क्वेश्चन बचे हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 विल बी ओवर एंड वन मोर 1.2 इज लेफ्ट। और इसी तरह से आपके पास सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आते रहेंगे। और एक बात का ध्यान दो कि जो आपका बोर्ड का पेपर आता है उसमें मेजर पार्ट जो होता है, मैं कहूंगा अराउंड 80% जो पार्ट होता है वो एनसीईआरटी का होता है। सो फॉर क्लास 10th एनसीईआरटी इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट यू कैन गो विद द एग्जांपल्स एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, ठीक है। बट द मेजर पार्ट इन द बोर्ड एग्जाम्स कम्स फ्रॉम एनसीईआरटी। सो आपको बहुत ध्यान से देखने हैं सॉल्यूशंस और रफ पे प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। जो होमवर्क मिल रहा है वो ऑनेस्टली करो। एक्सप्लेन व्हाई दिस इज एंड दिस इज आर कंपोजिट नंबर। ये दो नंबर्स जो गिवन है ये कंपोजिट नंबर क्यों है वो आपको एक्सप्लेन करना है। चलो मैं पहले लिख देता हूं क्या है। द नंबर इज दिस 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो मैंने लिखा है अभी इसमें टर्म्स कितने हैं तो क्या आप बता पाएंगे कि इसमें कितने टर्म्स हैं। देखो ये जो यहां से लेके यहां तक है ये एक सिंगल चीज है, ये एक प्रोडक्ट है 7 11 और 13 का। उसके बाद प्लस आता है और फिर ये दूसरी टर्म है 13। तो देयर आर टू टर्म्स, ठीक है। टर्म्स जो अलग होती हैं वो प्लस माइनस के साइन से होती हैं, इस बात को दिमाग में सेट करो। जो मैंने बात बोली प्लस माइनस के साइन से टर्म्स अलग होती हैं। अब हमें कैसे बताया जाएगा, हम इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दिस इज कंपोजिट नंबर। पहले व्हाट इज कंपोजिट नंबर, मैंने सबसे शुरू में बताया था व्हाट इज कंपोजिट नंबर, जिसमें दो से ज्यादा फैक्टर हो दैट इज कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब दो से ज्यादा फैक्टर तो पता चलेंगे जब हमारे पास नंबर हो और उसके फैक्टर्स हो। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक, लेट्स टेक 13 एज कॉमन फैक्टर, 13 एज कॉमन फैक्टर, क्योंकि ये 13 ना दोनों में आ रहा है तो यहां से हम 13 को कॉमन लेके लिख सकते हैं दैट 13 इज हियर। और बचेगा क्या, यहां से 13 तो चला गया बाहर कॉमन, तो बचेगा 7 इंटू 11 प्लस यहां से 13 तो बाहर कॉमन आ गया, बचेगा क्या, दैट 1 विल रिमेन हियर। अगर हम इसे सोल्व करते हैं सो इट विल बी 13 मल्टीप्लाई 77 प्लस 1 दैट विल बिकम 78, ठीक है। और अगर आपके पास किसी भी नंबर में ऐसे दो अलग अलग नंबर्स का प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। सो यस, ये जो हमारे पास था दिस पार्ट इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसमें 13 का भी आ रहा है प्रोडक्ट और 78 का भी आ रहा है। मतलब बेसिकली ये जो नंबर है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज डिविजिबल बाय 13 एंड ऑल्सो डिविजिबल बाय 78। या मैं कह सकता हूं कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो 13 भी इसका फैक्टर है और 78 भी इसका फैक्टर है, ठीक है। और अगर 78 भी इसका फैक्टर है तो ऑफकोर्स 2 भी फैक्टर होगा, ऑफकोर्स 13 भी फैक्टर होगा, ऑफकोर्स 39 भी फैक्टर होगा। सो देर आर मैनी फैक्टर्स। और अगर ऐसा है कि कंपोजिट नंबर तो वो तभी होगा ना जब उसमें दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, और इसमें तो बहुत सारे फैक्टर्स मैंने अभी अभी आपको गिनाया है ना, 2 13 39 ये सब चीजें, 26 इज ऑल्सो। तो अगर एक से ज्यादा दो से ज्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, दो भी कौन कौन से, वन एंड इटसेल्फ के अलावा दो से ज्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। इस तरह से आपको एक्सप्लेन, तो आपको लिखना क्या है, लिखना आपको यही है। सो
7 into 11 into 13 plus 13 is कंपोजिट। ये तो हो गया जी ए पार्ट। तो इसका जो बी पार्ट था यानी कि ये वाला, इसमें से आप क्या कॉमन लेंगे, इसमें से आप 5 कॉमन लेंगे। ठीक है, इतना पार्ट तो ये सिंगल चीज है यहां से लेके यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक ना मल्टीप्लाई चल रही है, यहाँ तक मल्टीप्लीकेशन चल रही है 1 तक, उसके बाद +5 है। तो जैसे ही आपने यहाँ से 5 कॉमन लिया, 5 कॉमन लेने के बाद आपके पास बचेगा दिस इज 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 +1। और उसके बाद आपके पास जो सेकंड स्टेप होगा, दिस विल बी, लेट्स डू दिस मल्टीप्लीकेशन, 42 इंटू 24 +1। क्या मिलेगा आपको मल्टीप्लीकेशन करके? 24 टू ज़ा 48, 8 here, 4 carry, and 24 4 ज़ा 96, 96 plus 4 100, तो 1008 plus 1, and it will be 5 into 1009। तो यहाँ पे भी हमारे पास कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, एक से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं जो कि नंबर्स से अलग है और 1 से अलग है। मतलब इसमें 1 नहीं आ रहा है, और वो जो कंप्लीट नंबर है इन दोनों का 5045, उनसे अलग दो फैक्टर मिल रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो, सो ये जो नंबर था ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 is a composite number. So this is done, is a composite number done। चलिए, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, there is a circular path around a sport field. Sonia take 18 minutes to drive one round of the field. Read it। हम्म, चलिए, ये किस तरह का राउंड है, इसमें सोनिया है और रवि है, ये लो एस, और ये यहाँ पे रवि, ये सेम जगह से सेम पोजीशन पे भागना शुरू करते हैं, यहां से जैसे रवि भी चला। ठीक है, मेन बात क्या है, दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। सेम जगह से दोनों जनों ने, रवि ने भी और सोनिया ने भी स्टार्ट किया, बट रवि को लग रहे हैं 12 मिनट एक राउंड में, और सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट एक राउंड के लिए। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, सो इफ यू वांट टू गेट व्हेन दे विल मीट, ठीक है, क्वेश्चन को समझो। मान लो इसने एक राउंड 12 मिनट में लिया, दूसरा राउंड 24 मिनट में लिया, तीसरा राउंड 36 मिनट में, तो ये जो रवि था 36 मिनट पे वापस यहीं आ जाएगा, है ना, 12 मिनट पे वापस यहीं सेम जगह पे, सेकंड वन राउंड कंप्लीटेड। और दोबारा से चला तो 12 मिनट और 24 मिनट पे दूसरा राउंड कंप्लीटेड, है ना, एक राउंड के लिए 12 मिनट, फिर यहां से दोबारा कंटिन्यू करा, दूसरे राउंड के लिए 24 मिनट, फिर तीसरे राउंड के लिए 36 मिनट। तो ये तो हुई रवि की बात। अब सोनिया की बात करते हैं। सोनिया हैज स्टार्टेड और 18 मिनट में उसने एक राउंड लिया, 18 मिनट में। ठीक है, वन राउंड 18 मिनट, फिर दोबारा से सेकंड राउंड 36 मिनट। तो एट 36 मिनट दोनों के दोनों वापस यहीं पे ही हैं। ठीक है, ये तो था एक्सप्लेनेशन और मुझे जो आपको समझाना था वो। अब हम आते हैं इसे करना कैसे है। आपको करना है इसे कि दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कब मिलेंगे वो लोग? एट एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 में, एट एलसीएम ऑफ 18 एंड
12 मिनट। ये है मेन बात कि जितना भी टाइम ले रहे हैं ये 18 मिनट और 12 मिनट, इनके एलसीएम पर ही ये लोग वापस सेम पोजीशन पे खड़े हुए होंगे यहीं पे ही। इनके एक एक चक्कर या दो दो चक्कर या जितने भी अलग अलग इन्होंने राउंड पूरे किए हैं वो कर लिए हैं एट द एलसीएम। तो हम 12 का और 18 का क्या फाइंड करेंगे? एलसीएम फाइंड करेंगे। 12 का एलसीएम कितना होगा? 12 का एलसीएम होगा 4 3 सा होता है ना, तो 2 2 एंड 3, और ये होता है 9 2 सा, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 18। सो द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इज कमिंग व्हाट? इट इज कमिंग, देखो इसमें से कॉमन पार्ट तो ये है 2 एंड 3, और रिमेनिंग पार्ट क्या है? रिमेनिंग पार्ट है ये वाला, आई एम डूइंग विद दिस 2 एंड 3, ये तो है रिमेनिंग पार्ट। तो हमें क्या करना है? पहले तो कॉमन वाला लिख लेना है, कॉमन इज 2 एंड कॉमन इज 3। उसके बाद जो रिमेनिंग वाला पार्ट है वो लिख लेते हैं। रिमेनिंग वाला पार्ट क्या है? रिमेनिंग वाला पार्ट है दिस इज 2, है ना, एंड दिस इज ऑल्सो 3, ये रिमेनिंग वाला पार्ट है। तो दिस इज द LCM and the LCM is coming 36. So after they will meet again after 36 minutes. They will meet again after 36 minutes. I hope it is clear to you, whatever I have tried to explain or make you understand. चलिए, अगर समझ में आया है, वीडियो पसंद कर आई है, समझ में आ रहा, सब कुछ क्लियर है, तो एक बार कमेंट कर दो ऑल क्लियर या अंडरस्टूड, और अपने सारे फ्रेंड्स के पास ये वीडियो पहुंचा दो सो दैट दे कैन वॉच इट एंड एंजॉय। चलिए, इसके साथ हम खत्म करते हैं, बाय बाय करते हैं, टाटा करते हैं, गुड बाय करते हैं। मजा आया, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज पारस अरोरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।